तो आए सबके फॉर्मूले को देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक शीट ली है, ब्लैंक शीट फाइल ली है जिसमें मेरे पास एक ब्लैंक शीट है और हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं सम का फार्मूला। सम का फार्मूला काम क्या करता है? सम का फार्मूला एक्चुअली आप जो इसमें फिगर्स देते हैं या जो भी नंबर्स देते हैं या जो भी रेंज देते हैं उसका टोटल करके बताता है। और सम करने के जो मेन तरीका है वो यूं है कि एक्सेल में फार्मूला शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल का निशान दबाना होता है और उसके बाद लिखना होता है SUM सम। SUM सम लिखने के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका ये होता है हम टेप के जरिए ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं ताकि जो है आपका फार्मूला स्टार्ट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे नीचे हेल्प में आपको बता रहा है कि आपका नंबर 1 क्या होगा। तो आपका जो भी नंबर 1 होगा वो आप सबसे पहले लेंगे। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख के देता हूँ आपको SUM ब्रैकेट स्टार्ट। आपको नंबर 1 देना है जो आपका पहला नंबर होगा, फिर बाद कोमा, फिर दूसरा नंबर देना है, फिर कोमा। इस तरह 255 तक इसको नंबर दे सकते हैं। अब ये 255 नंबर तक नहीं होता बल्कि आप 255 मुख्तलिफ रेंजेस भी इसको दे सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है सम का फार्मूला इस्तेमाल करने का। लेकिन सम का फार्मूला क्योंकि एक्सेल का मेन फार्मूला है इसको लगाने के भी 3 तरीके हैं। पहले तरीके पे आते हैं कि पहला तरीका किस तरह अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास पहला डेटा है जिसमें एक वैल्यू है 100, 200, 300। क्योंकि तीनों वैल्यू एक दूसरे के साथ चल रही हैं तो इसका आसान तरीका होता है कि हम अल्टर के बटन के साथ इक्वल का निशान दबा दें तो हमारे पास ये फार्मूला ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा और एंटर कर दें। तो ये तो पहला तरीका है कि आप इस तरीके से जमा कर लें या सम कर लें। दूसरा तरीका ये होता है कि आसान तरीका दूसरा ये होता है कि यहाँ होम टैब में बिल्कुल आखिर में एडिटिंग में लिखा हुआ ऑटो सम। इस ऑटो सम में जब आप क्लिक करने जाते हैं पहला ही फार्मूला सम का उसको क्लिक कर दें तो जब आपकी रेंज इसके साथ चल रही होगी उसको वो खुद सेलेक्ट कर लेगा और वो इंटर कर दें तो आपका जवाब आ जाएगा। तीसरा इसका तरीका होता है कि हम बजाय अल्टर इक्वल दबाने के या ऑटो सम दबाने के हम इस्तेमाल लिखते हैं इज इक्वल का निशान डाल के सम करके मैंने टेप दबाया। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे तीनों सेल जो वो एक लाइन में नहीं है, ना एक रो में ना एक कॉलम में, यानी कि एडजॉइंट नहीं है एक दूसरे से, ये तीनों अलग अलग जगह हैं। तो हम इनको लेने के लिए पहला सेल लेंगे, फिर कोमा, फिर दूसरा सेल लेंगे, कोमा, फिर तीसरा सेल लेंगे। अगर डेटा अलग अलग है तो हम इसको कोमा के जरिए जैसे मैंने ऊपर बताया था कि 255 नंबर तक हम ले सकते हैं। तो ये इस तरह आपका जवाब आ जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल रेंजेस हैं यानी कि यहाँ पे 2 रेंजेस हैं उनका सम चाहिए तो हम वही सम करेंगे, ठीक है। और पहली रेंज को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा, फिर दूसरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस तरह हम चाहे तो 255 रेंजेस भी ले सकते हैं। इस तरह देखिए मल्टीपल रेंजेस में इसने टोटल दे दिया है। तो अभी सम का फार्मूला इस्तेमाल करते वक्त कुछ लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो फार्मूले को सम से तो स्टार्ट करते हैं लेकिन फिर इसके बाद ये यूं करते हैं कि आपने पहली रेंज सेलेक्ट की, फिर प्लस का निशान दबा के फिर दूसरी रेंज सेलेक्ट करते हैं। या अगर अलग अलग सेल भी हैं तो मैं पहले ये वाला इस्तेमाल कर लूँ, इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कभी भी जवाब नहीं आता है क्योंकि आप एक साथ ऐसा नहीं कर सकते कि आप सम भी लिखें और प्लस भी करें। या कुछ लोग यूं करते हैं कि इस फार्मूले को इस तरह इस्तेमाल करते हैं
के प्लस दिस वन प्लस दिस वन। ये सारे के सारे गलत तरीके होते हैं। अगर जैसे मैं आपको जवाब तो दे रहा है, लेकिन अब जब इस पे एक्सेल काम करेगा तो एक्सेल को एक नहीं 2 बार काम करने पड़ेंगे, डबल टाइम लगाएगा। पहले वो सम भी करेगा और फिर इसके बाद ये प्लस भी कर रहा होगा। इसलिए उसको डबल कैलकुलेशन करनी पड़ती है और डबल कैलकुलेशन की वजह से वो टाइम ज्यादा लगाता है और आपको ज्यादा टाइम खर्च होता है। लेकिन जब आप कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलों में जाएंगे सम के, तो कभी भी इस फार्मूले को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपने प्लस ही दबाना है तो डायरेक्ट इक्वल दबा के सम लिखे बगैर आप इसको यूं कर लें तो आपका काम चल जाएगा। या फिर अगर आप सम का ही फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ये रेंज ही लेनी पड़ेगी। अगर आप रेंज के साथ नहीं है तो आपको कोमा के जरिए ही इनको ट्रेस करना पड़ेगा, इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका फार्मूला सही होगा। वरना एक्सेल में ये फार्मूला सम के साथ प्लस का निशान हमेशा गलत होता है। तो याद रखिएगा व्यूअर्स के एमएस एक्सेल में काउंट के बेसिक 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है काउंट, एक को हम कहते हैं काउंट ए, या और तीसरा होता है काउंट ब्लैंक। ये 3 बेसिक फार्मूले काउंट के जो हम आसानी से इस्तेमाल करते हैं और तीनों में मामूली फर्क होता है, उनको इस्तेमाल करके देखते हैं। तो सबसे पहले कि काउंट का फार्मूला इस्तेमाल कैसे होगा, तो मैंने जैसे कहा था कि हर फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए पहले इक्वल का साइन डालेंगे, इसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे काउंट ब्रैकेट ओपन। अब आप वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यूज जो भी होंगी आपके पास, वैल्यू 1 हो फिर वैल्यू 2 हो, यानी कि आप या तो वैल्यू ले लेंगे या रेंज ले लेंगे। इस तरह आप इसमें टोटल 30 रेंज ले सकते हैं, यानी रेंज 1 को से लेके आप इसमें रेंज 30 तक ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप इसमें नहीं ले सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सा तरीका। इसको इस्तेमाल किस तरह करेंगे उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं कॉलम ए में, मैं काउंट करना चाहता हूँ कि इसकी टोटल तादाद कितनी है। तो मैं यहाँ काउंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा काउंट, और यहाँ पे मैं डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि 50,000 वैल्यूज हैं। अब ये 50,000 जो वैल्यूज बता रहा है, अगर मैं यहाँ पे किसी डेटा को डिलीट कर दूं तो यहाँ पे देखिए आपको काउंट करके बता रहा होगा कि आपकी वैल्यू एक्चुअली 49,999 है। या अगर मैं यहाँ पे कोई टैक्स लिख दूं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AAA, तब भी ये काउंट करेगा। तो AAA लिखने के बाद यानी टैक्स लिखने के बाद तब भी ये इसको 49,999 ले रहा है, यानी कि ये टैक्स को काउंट नहीं कर रहा है। तो टैक्स को मैं वापस टैक्स नंबर पे कन्वर्ट कर देता हूं तो 50,000 है। तो अगर इसी फार्मूले को मैं यहाँ कॉपी करके टैक्स के नीचे ले आऊं तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पे फार्मूला सही तरह काम नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ काउंट इस्तेमाल करता हूँ और मैं ये रेंज दे देता हूँ, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर करने पे ये हमें रिजल्ट 0 दे रहा है, यानी कि इसकी नजर में ऊपर किसी भी सेल में कोई डिटेल नहीं लिखी हुई। तो इसके लिए एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमें टेक्स्ट का काउंट करना हो तो हम काउंट नहीं बल्कि काउंट ए का इस्तेमाल करते हैं। काउंट ए का मतलब होता है कि काउंट एवरीथिंग, काउंट ऑल, मतलब कि इसमें चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो नंबर हो, उन सबको वो काउंट करेगा। तो एंटर कर दें तो अब हमें 50,000 मिल गया। तो ये याद रखिएगा कि अगर हमें नंबर्स की काउंटिंग करनी है तो हम काउंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई टेक्स्ट को काउंट करना है तो हम काउंट ए इस्तेमाल करेंगे। या अगर हमारे पास ऐसा डेटा हो जिसमें नंबर और टेक्स्ट दोनों आपस में मिक्स हो तो हम काउंट ए ही इस्तेमाल करेंगे। अब तीसरा आ जाता है काउंट ब्लैंक। मैं यहाँ पे मिसाल ले लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ सेल्स में डेटा डिलीट है और मुझे ये देखना है कि इनमें कितने सेल्स जो है वो मिसिंग है डेटा, या कितने सेल्स खाली हैं। तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे काउंट ब्लैंक।
काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वही है कि रेंज हम सेलेक्ट करेंगे जो भी इसकी रेंज है, ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा दिया। तो हमें बता रहा है कि 3 सेल्स ऐसे हैं जो इसको खाली हैं, यानी इस पूरे डेटा में 3 सेल्स ऐसे हैं जिसमें ना कोई टेक्स्ट है ना कोई नंबर है। तो हम इस तरह चेक कर सकते हैं कि हमारे काउंट, हमारे ब्लैंक सेल कितने हैं, हमारे कितने सेल्स में टेक्स्ट है और कितने सेल्स में नंबर्स हैं। एवरेज एक्चुअली ये एक फार्मूला नहीं है बल्कि 2 फार्मूले हैं और दोनों का इस्तेमाल माइनर से फर्क से, यानी बिल्कुल मामूली से फर्क से आता है। दूसरा के साथ फार्मूला इस्तेमाल होता है एवरेज ए। अब दोनों फार्मूले हैं क्या और उनको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, इन पर बात करते हैं। एवरेज का जो फार्मूला है वो सिंपल सा अपने नाम से ही पता चल रहा है कि ये मुख्तलिफ रकमों की एवरेज निकालने के लिए या उनकी औसत निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अगर हमारे पास 4 रकमें हों, 2, 4, 6, 8 और उनका एवरेज निकालना हो तो हम एवरेज लिखते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करके इन चारों सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और निकाल लेते तो हमारे पास एवरेज आता है इसका 5। एवरेज के फार्मूले में हमें बिल्कुल सम की तरह ही काम यूज होता है इसका, जिस तरह सम में था या एवरेज में भी यही होता है कि एवरेज के फार्मूले में आपको पहले नंबर 1 देना पड़ता है, फिर नंबर 2 देना पड़ता है, फिर इसी तरह कंटिन्यू करते हुए हम इसे नंबर 255 तक यानी कि 255 तक नंबर दे सकते हैं, या अगर रेंजेस हैं तो एक रेंज से लेके 255 रेंजेस तक दे सकते हैं। तो व्यूअर इन फार्मूलों को इस्तेमाल करके देखते हैं कि एवरेज का फार्मूला किस तरह इस्तेमाल होता है और एवरेज और एवरेज में फर्क क्या होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक वैल्यू है, हमें एक किसी शेयर के मुख्तलिफ दिनों में जो टेम्परेचर नोट किए गए वो हैं, तो हमें अगर इसका एवरेज टेम्परेचर निकालना हो या इसके मौसम का हाल देखना हो एवरेज, तो हम एवरेज का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एवरेज ब्रैकेट ओपन और सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारी एक रेंज बनेगी। इस तरह अगर हमारे डिफरेंट रेंजेस हो तो हम 255 रेंजेस ले सकते हैं, और अगर हम इनको अलग अलग नोट करना चाहें तो हम इसको कोमा के साथ अलग अलग भी नोट कर सकते हैं, जो कि दोनों ही आपके बिल्कुल सही होंगे। लेकिन अगर डेटा आपका एक साथ ही है तो हमें ये अलग अलग सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें इस रेंज को सेलेक्ट करना चाहिए जो कि इसका सही तरीका होता है। ये मैं इस तरह से इस्तेमाल कर लेता हूँ तो ये हमारा जवाब आ गया 29। अब हम यहाँ पे इसी फार्मूले को एवरेज को दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका तो ये कि एवरेज लिखा जाए, जैसे मैंने यहाँ पे भी एवरेज लिखा था, एवरेज ब्रैकेट ओपन और ये डेटा सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया था, इसका एवरेज आ गया था। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इस तरीके से अप्लाई ना करें बल्कि इससे भी आसान तरीका ये है कि होम टैब में एडिटिंग के मोड में, एडिटिंग के ग्रुप में एक ऑटो सम का ऑप्शन है, इसको क्लिक करें तो यहाँ पे एवरेज है। इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक सेल्स को सेलेक्ट कर लेता है और फार्मूला ऑटोमेटिक आ जाता है। इंटर दबा दूं तो मेरे पास जवाब आ जाता है। तो आप इस तरीके को अप्लाई करें या आप एवरेज का फार्मूला लिखें, दोनों सूत्रों में आपको एवरेज का आंसर मिल जाता है। इसी फार्मूले को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ तो हमें नीचे भी जवाब मिल गया। लेकिन अब मैं बात कर रहा था कि हमारे पास अगर कहीं पे डेटा नो रीडिंग हो, अगर हमारे पास कोई डेटा पे टेक्स्ट लिखा हुआ हो, किसी डेटा के सेल के जगह टेक्स्ट लिखा हुआ हो, तो यहाँ अगर मैं एवरेज का फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ तो हमेशा जवाब गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग नहीं है। तो हमें इसने जवाब दिया 28.667, जबकि अगर मैं यहाँ पे डेटा 0 कर देता तो यहाँ पे हमें जवाब था 24, या मैं अगर यहाँ पे डेटा डिलीट कर देता तो 28 देता। तो एवरेज जो है वो अगर कोई डेटा ब्लैंक है या यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो तो उसको काउंट में ही नहीं लेता, यानी कि अब वो इन 6 वैल्यूज को काउंट में ले रहा है, 7वीं वैल्यू जहाँ पे ट्यूसडे है उसको काउंट में नहीं ले रहा। तो उसके लिए हमारे पास बेहतरीन तरीका ये होता है कि बजाय हम इसके नो रीडिंग या सॉरी जो टेक्स्ट वाला डेटा हो तो हम एवरेज की जगह इस्तेमाल करते हैं एवरेज ए।
एवरेज ए का मकसद ये होता है कि जहाँ पे रीडिंग ना हो उसको भी वो अपने एवरेज में काउंट करे। तो अब ये हमें एवरेज दे रहा है 24.5714। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इस फार्मूले को एक्चुअल किसी और जगह इस्तेमाल करें तो आपको एक्चुअल पता चलेगा। मिसाल के तौर पे ये मुख्तलिफ लोगों के एग्जाम के रिजल्ट्स हैं और हमें इनकी एवरेज मालूम करनी कि उन्होंने कितने परसेंटेज मार्क्स हासिल किए हैं। तो यहाँ पे एक बंदा है के और एल, इन दोनों ने एग्जैक्टली सेम नंबर हासिल किए हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि साइंस में के एब्सेंट है जबकि एल जो है उसने 40 नंबर लिए हैं। यानी कि एल ने टोटल मार्क्स ज्यादा हासिल किए हैं, लेकिन जब इसकी एवरेज हम निकालने जाते हैं तो आपको इसकी पोजीशन में वो देगा कि इसकी एवरेज है 45.145 और इसी को मैं नीचे कॉपी करूं तो इसका 44.5, यानी कि इसकी कम है इसकी ज्यादा है। हालांकि नंबर इसने ज्यादा हासिल किए हैं लेकिन इसके नंबर्स, इसकी जो एवरेज है वो कम आ रही है और इसकी एवरेज ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में चूंकि एब्सेंट से मुराद हम 0 लेना चाहेंगे, इसलिए हम इसको एवरेज ए निकालेंगे ताकि बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी एवरेज बने जो कि 39.5 है और जब नीचे वाली की एवरेज निकाले तो 44.5 है। यानी कि अगर हम नंबरिंग में करें या इसी तरह किसी सेल्स के डेटा या इस तरह किसी रिकॉर्ड को लें तो हमें एवरेज इस्तेमाल करना चाहिए अगर बीच में टैक्स मौजूद हो। अगर टैक्स मौजूद नहीं तो एवरेज और एवरेज एक ही काम करेगा। तो व्यूअर ये मामूली सा फर्क है एवरेज और एवरेज ए में, जो अमूमन लोग गलती करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि टैक्स वाला डेटा हो तो एवरेज इस्तेमाल करें, एवरेज ए इस्तेमाल करें, और टैक्स वाला डेटा बीच में ना हो या ब्लैंक सेल ना हो तो हम एवरेज ही इस्तेमाल करें। जो मैं फार्मूला बताने वाला हूं वो मैं आपको एक साथ 2 फार्मूले बताने वाला हूं और वो हैं एक मैक्स। पहले मैक्स पे बात करें। मैक्स का मतलब होता है, अगर हम आसान जबान में कहें तो मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब आदमी समझ लें कि हाईएस्ट वैल्यू। आपकी जो रेंज होगी, आप जो भी रेंज इसमें लेंगे उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको मैक्स के जरिए मालूम करेगा। तो मैक्स का फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं एम में एक्स ब्रैकेट ओपन, और वही जो सब वगैरह के फार्मूले में होता है कि हम मुख्तलिफ नंबर्स देते हैं और या फिर मुख्तलिफ रेंज देते हैं। तो हमने यहाँ पे रेंजेस देनी है, तो रेंज दे के देखते हैं कि अगर मुझे मैक्स का फार्मूला इस्तेमाल करना हो तो मैक्स ब्रैकेट ओपन, और ये पूरी रेंज में दे रहा हूँ जिसको ये सेलेक्ट कर रहा है, और ब्रैकेट क्लोज करके या ओवर करके एंटर दबा दो तो ये हमें बता रहा है कि इसमें सबसे बड़ी रेंज 50,000 है। या अगर मैं चाहूँ कि चूंकि तो सीरीज है यहाँ पे मैं मैक्स मालूम करना चाहूँ तो मैक्स ब्रैकेट ओपन और ये पूरी रेंज ले लूँ तो इस रेंज का ये टोटल मुझे बताएगा कि इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 21,000 है। यानी कि इस लाइन में या इस कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू 21,000 रुपीज है। तो इस तरह मैक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। मैक्स का एक दूसरा सिंपल भी रूल है कि आप ऑटो सम के ग्रुप में जाएं, जो पिछले तमाम फार्मूले मैंने डिस्कस की है। यहाँ पे भी मैक्स का फॉर्मूला है, आप मैक्स ऐसे दबा दें, सिलेक्शन वो खुद ही कर लेगा और एंटर दबा दें तो आपका मैक्स का जवाब आ जाएगा। तो ये तो हो गया मैक्स। इसके बाद हमारे दूसरा फार्मूला है जिसे हम कहते हैं मिन। मिन का मतलब है मिनिमम, या आसान लफ्ज में कहें तो लोएस्ट वैल्यू। रूल वही है कि इक्वल का निशान, मिन लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है और हमें रेंज देनी है या मुख्तलिफ नंबर्स देने हैं। तो आए मिन का फॉर्मूला इस्तेमाल करके देखते हैं। मिन का फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए हमने इक्वल का निशान दबाना है, तो उसके बाद हमने मिन लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है और अपने रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट ओवर एंटर। आपका जवाब आ जाएगा कि मिनिमम 1000 वैल्यू है। अगर आपको इसको इस तरीके से नहीं करना चाहें, आसान तरीके से करना चाहें तो ऑटो सम में ही सबसे लास्ट फार्मूला है मिन का, उसको अप्लाई कर दें तो ये ऑटोमेटिक डेटा को सेलेक्ट करके फार्मूला पूरा कर देगा। आप सिर्फ एंटर दबा दें और आपके पास जवाब आ जाएगा 1000। तो ये मैक्स और मिन के 2 फार्मूले हैं।
व्यूअर, जब हम लोअर टेक्स्ट की बात करते हैं या लोअर फंक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एक्सेल में मौजूद टेक्स्ट को केस को जो है वो लोअर में तब्दील करना या स्मॉल कैपिटल लेटर्स में तब्दील करना होता है, क्योंकि एक्सेल जो है वो एक डेटाबेस प्रोग्राम है या डेटा मैनेजमेंट प्रोग्राम है, तो इसमें टेक्स्ट से रिलेटेड फार्मूले नहीं होते या ऑप्शंस नहीं होते, इसलिए यहाँ पे इसके लिए लोअर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लोअर इस्तेमाल करूँ तो ये देखिए, ये जो है इसमें जो वेस्टर्न एशिया लिखा हुआ है डी कॉलम डी में, ये इसमें एक W और A तो इसमें कैपिटल है, लेकिन बाकी हुर्फ इसके स्मॉल हैं। अब हम अगर इसको लोअर में कन्वर्ट कर दें, सिर्फ इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो ये टोटल इसका W और A भी जो है वो स्मॉल हो जाता है, यानी कि इसके तमाम लेटर्स जो है वो स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह सेंट्रल अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, साउथ ईस्टर्न एशिया। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि जनाब टेक्स्ट को जो है वो लोअर स्मॉल के लेटर्स में कन्वर्ट करना है या लोअर में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में करना है, तो आप इसके लिए लोअर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर, जब हम प्रॉपर फार्मूले की बात करते हैं तो प्रॉपर से मुराद टेक्स्ट को इस तरह कन्वर्ट करना है कि उसके हर लफ्ज का या हर वर्ड का पहला लेटर जो वो कैपिटल हो। जैसे ये इस तरह लिखा हुआ है वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल अमेरिका, ये प्रॉपर फॉर्म में है। तो किसी लोअर केस को या अपर केस को या इम्प्रॉपर फॉर्म को प्रॉपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर। तरीका वही सिंपल सा है, ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिया, ये आपका प्रॉपर फार्मूला हो गया। तो जिस तरह लोअर एक आसान फार्मूला है, इस तरह प्रॉपर एक भी बड़ा आसान फार्मूला है। लेकिन हो सकता है कि आपसे सवाल कर लिया जाए कि आपके पास जो मुख्तलिफ टेक्स्ट दिए गए हों, इनका जो है केस चेंज किया जाए, उसको चाहे तो लोअर में कन्वर्ट कर दिया जाए, चाहे तो वो प्रॉपर फॉर्म में ले लिया जाए। तो व्यूअर, नेक्स्ट हमारा फार्मूला है अपर। अपर का मतलब ये होता है कि जो टेक्स्ट होता है किसी सेल में, उसके तमाम लेटर्स को कैपिटल लेटर में या अपर केस में कन्वर्ट करना। इसका भी वही सिंपल तरीका है, अपर लिखें, ब्रैकेट ओपन करें, टेक्स्ट सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए आपके तमाम लेटर्स जो हैं वो कैपिटल हो गए हैं। तो ये सिंपल से टेक्स्ट के फॉर्मूले हैं, लोअर, प्रॉपर और अपर, जो हो सकता है कि आपसे पूछ लिए जाए। व्यूअर, ट्रिम का जो मकसद होता है वो किसी भी टेक्स्ट को या डेटा को ट्रिम करना होता है। उसमें एक्स्ट्रा स्पेसिस या अनप्रिंटेड आइटम्स जो होते हैं उनको डिलीट करना होता है। मिसाल के तौर पे ये ABCD लिखा हुआ है, या ये मोहम्मद उवैस लिखा हुआ है, या इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान लिखा हुआ है। अगर ABCD की बात करें तो इसके दरमियान तमाम हुरूफों के दरमियान काफ़ी स्पेस है, यहाँ मोहम्मद उवैस के दरमियान स्पेस है, यहाँ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है। तो ट्रिम के ज़रिए हम ये एक्स्ट्रा स्पेसिस को ख़त्म करते हैं और इसको एक क्लियर टेक्स्ट बनाते हैं। ये देखिए, हर एक लफ्ज़ के दरमियान इसने एक स्पेस रख दिया है, बाकी स्पेस ने डिलीट कर दिए हैं, और शुरू में और आखिर में जो स्पेस होंगे उनको वो ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस पे उवैस के आखिर में भी स्पेस थे वो इसने ख़त्म कर दिए, बीच में स्पेस ख़त्म कर दिए हैं, और यहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के शुरू में जो एक्स्ट्रा स्पेसिस डले हुए थे उनको वो ख़त्म कर दिया है। तो ट्रिम का मकसद होता है कि ये जो जब हम डेटा किसी और वेबसाइट से उठाते हैं या किसी डेटाबेस से उठाते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसिस बहुत आ जाते हैं या अनप्रिंटेड ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे आ जाते हैं, उन सबको वो डिलीट करता है और आपके डेटा को क्लियर कर देता है। तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो हो सकता है कि आपको ये सवाल कर दिया जाए कि कुछ खराब सा डेटा दे दिया जाए और उनको जो है वो क्लियर करने की बात की जाए या उनको ट्रिम करने की बात की जाए। एक्सेल में जब हम एक्सेल के टेक्स्ट की बात करते हैं तो बाज़ों को सवाल आ जाता है कि कोई तारीख दे दी जाती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक तारीख लिखता हूँ 14 अगस्त
1947। और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताया जाए कि जनाब इस तारीख को आज कितने दिन हो गए। तो इसमें जो है आज का दिन मालूम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इज इक्वल टू टुडे। टुडे लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें, हमें आज की तारीख पता चल जाती है कि आज क्या तारीख है और ये ऑटोमेटिक अपडेट होती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि हमेशा टुडे में जो जिसको वो आज की तारीख कंसीडर करेगा वो वही तारीख होगी जो जिसे आपका कंप्यूटर आज की तारीख कह रहा होगा, क्योंकि कंप्यूटर कोई दिमाग नहीं होता या अपने तौर पे नहीं सोचता। वहां पे आपने जो तारीख सेट की हुई है या जो डेट आपने बायस में सेट की हुई है वही वो से आज की तारीख कंसीडर करता है। अगर मैं अपने कंप्यूटर में 2013 को की तारीख डाल दूं तो वो मुझे टुडे के फार्मूले में 2013 ही दिखाएगा। तो इस तरीके से हम टुडे की से के जरिए आज की तारीख मालूम करते हैं। और अगर मुझसे ये कहा जाए कि किसी तारीख से आज की तारीख के दिन मालूम करें तो मैं सिंपल से ये करूंगा कि टुडे ब्रैकेट क्लोज ओपन एंड क्लोज माइनस पुरानी तारीख जो भी मुझे दी गई है, और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा नंबर फॉर्मेटिंग में जाके जर्नल। तो मुझे पता चल जाएगा कि 26,783 दिन हो गए हैं इस तारीख को। तो अमूमन ये भी सवाल आ जाते हैं कि कोई एक तारीख दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि जनाब आज तक उसके कितने दिन हो चुके हैं, जिसके लिए टुडे का फॉर्मूला बहुत ज़रूरी होता है। अमूमन टेस्ट में या बाजू का टेस्ट में ये सवाल कर दिया जाता है कि आपको 3 वैल्यूज दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपको वैल्यू दे दी गई 12 और 5 और 2020 और आपसे कहा जाए कि इनको मिला के एक तारीख बनाई जाए। ये हमारा डे है, ये मंथ है और ये ईयर है। तो उसको मिला के डेट बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेट का फंक्शन। डेट जिसमें आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट में आपसे पूछता है कि ईयर क्या है, तो ईयर हमारा ये सेल है। फिर पूछता है मंथ क्या है, मंथ ये सेल है, और फिर डे ये सेल है। आप ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर दबा दें, आपकी ये डेट बन जाएगी। अब इसमें जब ये सवाल किया जाता है तो मेन इसमें जो मसला आता है वो ये आता है कि चाहे तो वो 40 तारीख लिख दे या मंथ जो है 15 बना दे। 15वां महीना होता नहीं है, 40वां दिन होता नहीं है। लेकिन जब आप डेट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपने वही करना है, ईयर, मंथ और डे। ब्रैकेट क्लोज कर दें। डेट का काम ही यही होता है कि अगर इसमें मंथ या डे गलत लिखा हुआ हो तो उसको करेक्ट कर ले और उसको ऑटोमेटिक ठीक कर दे। जैसे उसने डे के 30 दिन यहाँ पे रहने दिए, 10 दिन अगले महीने को दे दिए, तो 10 दिन अगले महीने को 30 दिन से एक महीना बना दिया उसने और बाकी 10 यहाँ पे रहने दिए। तो अब जो मंथ जो है वो 16 हो गए, तो 16 मंथ नहीं होते तो 12 महीने रहने दिए और 1 साल बढ़ा दिया। तो हमारे पास जो डेट आई वो आई 4/9/2021, यानी कि अप्रैल की 9 तारीख 2021। तो अगर आपको डेट गलत दी जा रही है तो आप उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है या डेट को करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेट का फंक्शन इस्तेमाल करें और इसको वो खुद ही ऑटोमेटिक ठीक कर दिया जाएगा। वो यही कंफ्यूज करवाते हैं कि जनाब हमने गलत डेट दी है, तो आप सवाल को ही चेंज कर देते हैं या फार्मूले के जरिए डेट को ठीक करते हैं। एक फार्मूला जो एक्सेल के टेस्ट में कई बार पूछा जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, वो ये होता है कि हमें मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट दिए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनको मिला के एक जुमला बनाया जाए। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक जुमला बनाना है हमें इस डेटा को लेके कि हर सेल में इस तरह बन जाए कि सेल्स ऑफ UAE वाज 9771। अब ये इस तरह का जुमला बनाना है जिसमें हमने अगर देखें तो 2 सेल्स इसने मिलाना है, एक UAE और एक 9771, बाकी हमने अपने हिसाब से डेटा मिलाना है। तो कॉनकैटिनेट का फार्मूला किस तरह काम करता है या इन सेल्स को आपस में मिलाया किस तरह जाता है
या मुख्तलिफ सेल्स को मिला के हम एक स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं कॉनकेटिनेट। अगर आप 2007 पे काम कर रहे हैं तो कॉनकेटिनेट है, और अगर आप 2016 में काम कर रहे हैं तो कॉनकैट है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान में टेस्ट हो रहे हैं उसमें अभी तक 2007 ही चलाया जा रहा है, तो 2007 के हिसाब से कॉनकेटिनेट ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो पहला जो लफ्ज़ है वो है सेल्स ऑफ। चूंकि ये लफ्ज़ सेल्स ऑफ या फ्रेज हमारे डेटा में मौजूद नहीं, हमें अपनी तरफ से लिखना है, तो जो हम अपनी तरफ से लिखेंगे उसके लिए ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और जो भी लफ्ज़ लिखने हैं या जो भी टेक्स्ट लिखना है, सेल्स ऑफ स्पेस ब्रैकेट क्लोज, सॉरी इन्वर्टेड कोमा क्लोज, देन कोमा। दूसरा हमें लिखना है कंट्री का नाम, तो ये कंट्री को हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि ये वेरिएबल है, चेंज होते रहेंगे, ठीक है। फिर कोमा, फिर हमें इन्वर्टेड कोमा में लिखना है वॉज, फिर स्पेस, फिर हमने इन्वर्टेड कोमा क्लोज किए, कोमा, और दूसरा है सेल्स की फिगर जो कि हमारे यहाँ पे वेरिएबल है, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने टेक्स्ट बना लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर कर दें, तो हम जो डेटा चाह रहे थे या जो हमें टेक्स्ट बनाना था वो बन के आ गया है। इसको हम नीचे कॉपी कर लें, तो ये हर एक की डिफरेंट हो गई, जैसे सेल ऑफ होंडुरास, इसके अलावा सेल्स ऑफ हंगरी, सेल्स ऑफ वियतनाम, सेल्स ऑफ बेलारूस। इस तरह से हम कॉनकेटिनेट को इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक आसान तरीका भी है, अगर आपको कॉनकेटिनेट फार्मूले की स्पेलिंग याद ना हो तो आप सिंपल सा ये कर लें कि इक्वल का निशान दें और इसके बाद डायरेक्टली इन्वर्टेड कोमा शुरू कर दें, और आपने जो अपनी मर्जी से सेल्स डालना है, टेक्स्ट डालना है, वो लिखना है सेल्स ऑफ इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इसके बाद आपने % या एंड का निशान डालना है। इस निशान को डाल के आपने पहला सेल सेलेक्ट करना है, फिर दोबारा डालना है निशान एंड का या % डालना है। इसके बाद चूंकि फिर आपका दूसरा टेक्स्ट है इसलिए आप वो भी इन्वर्टेड कोमा में लिख दें, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर इसके बाद दोबारा एंड डालें और फिगर ले लें या अमाउंट ले लें। आपका एज इट इज वो काम करेगा जो कॉनकेटिनेट काम करता है। तो आप चाहे तो कॉनकेटिनेट इस्तेमाल करें, चाहे तो एंड की साइन इस्तेमाल करें, दोनों तरीके से ये फार्मूला काम करता है। तो इस तरह आपको मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट दे दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक टेक्स्ट दे दिया जाता है मोहम्मद उवैस मिठानी, और आपको कहा था कि इनको एक सेल में कन्वर्ट करें, तो आपने वही करना है, कॉनकेटिनेट ब्रैकेट स्टार्ट, पहला टेक्स्ट, इसके बाद कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा में स्पेस, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर कोमा, फिर दूसरा सेल, फिर कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा में एक स्पेस, क्योंकि अगर आप इन्वर्टेड कोमा के स्पेस नहीं डालेंगे तो ये बिल्कुल मिले हुए लगेंगे। फिर इसके बाद कोमा और ये तीसरा नाम, ब्रैकेट क्लोज कर दें, इंटर कर दें, ये नाम एक साथ बन के आ गया। तो कॉनकेटिनेट का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है और ये कई बार सवाल टेस्ट में पूछा भी जाता है। रिवर्स अमूमन एक्सेल में एक सवाल बहुत ज्यादा खासकर सरकारी इदारों में भर्तियों के वक्त आता है जब हम एक्सेल की बात करते हैं कि सवाल ये होता है कि मुख्तलिफ वैल्यूज दी गई होती हैं और इनका टोटल से परसेंटेज निकालनी होती है। हालांकि बहुत आसान सवाल है, लेकिन अमूमन मैंने इस सवाल में देखा है कि लोग नाकाम ही रहते हैं। तो लिहाजा इस पर वीडियो बना रहे हैं कि इस सवाल को कैसे हल किया जाए। तो अगर आपसे ये किया जाए कि कुछ वैल्यू दी जाए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे वैल्यू दी गई है, एडमिन में 65,000 है, ट्रांसपोर्ट में 53 बजट्स हैं, इस तरह मुख्तलिफ हेड्स में मुख्तलिफ बजट रखे गए हैं। तो सवाल इसमें ये आता है कि आप इसमें टोटल के कितने कितने परसेंटेज का बजट बना हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी होता है कि हमें टोटल मालूम हो। टोटल मालूम करने का कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये होता है अगर तमाम वैल्यूज बगैर किसी गैप के रहें, यानी कि बीच में कोई रो खाली नहीं है, तो आपने सिर्फ
अल्टर का बटन दबा के इक्वल की साइन दबानी है और इंटर दबा देना है, तो आपका टोटल आ जाएगा। अगर आपको ये मुश्किल लगता हो तो दूसरा तरीका ये है कि आपके एक्सेल के होम पेज में सबसे कोने पे लिखा हुआ ऑटो सम, इसको क्लिक कर दें और इंटर दबा दें, आपका काम हो जाएगा। ये तो लोग कर लेते हैं या सम का फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फंसते यहाँ पर हैं कि हम यहाँ पे परसेंटेज कैसे लगाएं। परसेंटेज लगाने में यूजुअली परसेंटेज का मैथमेटिक्स में फार्मूला ये होता है कि जो वैल्यूज होती हैं उसको डिवाइड कर देते हैं हम टोटल से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। लेकिन एक्सेल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो ये होता है कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते। एक्सेल में जब भी हम किसी फॉर्मूले को शुरू करते हैं तो वो शुरू होता है इस इक्वल के निशान से। इक्वल का निशान डालने का मतलब ही यही होता है कि हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमें 65,000 को परसेंटेज में मालूम करना है, तो 65,000 ये वैल्यू मैंने सेलेक्ट की। इसके बाद हम स्लैश दबाएंगे जो नम लोग के ऊपर 8 के ऊपर होता है, और इसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे टोटल की। सिंपल से ये फार्मूला होता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना आता है कि हम टोटल लेने के बाद फंक्शन की F4 को दबाते हैं, जिसके जरिए हम टोटल की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, ताकि नीचे जब हम फार्मूले को कॉपी करें तो हमारा E14 चेंज ना हो। एंटर किया, हमारे पास ये 0.11 आया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए होम टैब में ही ये नंबर ग्रुप है और इसमें परसेंटेज का निशान है, इसको क्लिक कर दें और उसके बाद इस वैल्यू को नीचे कॉपी कर दें। आप कॉपी करने के लिए आपके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि कॉपी पेस्ट करें, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि ये जो आपने सेल सेलेक्ट किया हुआ है इसके कॉर्नर पे छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, इसको डबल क्लिक कर दें। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे इजी तरीका होता है, तो आपकी तमाम वैल्यू की परसेंटेज आ जाती है। इतना सा ये क्वेश्चन आता है, पिछले 3 टेस्ट में मैं देख रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन लोग इसको सही तरह डील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ये गलती करते हैं कि ये E14 जो लिखा हुआ यहाँ पे यानी कि टोटल, इसको फिक्स नहीं करते, इसको फ्रीज नहीं करते। तो इसको फ्रीज जरूर किया कीजिए $साइन के जरिए, ताकि इसको नीचे कॉपी करना आपके लिए इजी हो। हमेशा याद रखिएगा रैंक जो होता है किसी भी लिस्ट में या किसी भी सीरीज में पोजीशंस को बता रहा होता है कि इसमें फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। इस तरह ये पोजीशन हमें बता रहा होता है। मिसाल के तौर पे हमें अगर ये मालूम करना हो कि ये मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं और इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया है या किसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, तो उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे रैंक। रैंक को इस्तेमाल करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो होती है, सबसे पहले हमें वो पोजीशन लेनी, उस बंदे के मार्क्स लेने होते हैं जिसकी हमने रैंक मालूम करनी है, मार्क्स, और फिर कोमा के बाद हमें मालूम करना होता है कि वो लिस्ट पूरी कौन सी है जहाँ पे हमने इसकी पोजीशन देखनी है। ये एक सिंपल सा रूल होता है, और फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं तो हमारे पास रैंक की पोजीशन, रैंक का फार्मूला अप्लाई हो जाता है। तो इसको इस्तेमाल करके देखते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल होगा। ये हमारे पास लिस्ट है 2, 4, 6 बंदों की जिनके मुख्तलिफ मार्क्स हैं और हमें देखना है कि इनकी पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैंक विद नंबर। सबसे पहले हमें नंबर चाहिए, नंबर हमने ले लिए मार्क्स B9 पर जो हैं, और उसके बाद कोमा, और फिर इसके बाद ये रेफरेंस पूछ रहा है या पोजीशन पूछ रहा है उस लिस्ट की जो यहाँ पे मौजूद है। इसको हम जो है F4 के जरिए एब्सोल्यूट कर देंगे ताकि चेंज ना हो जब हम नीचे फार्मूला कॉपी करें। ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो यहाँ पे हमारे पास इनकी पोजीशन आ जाएगी, और इसी फार्मूले को मैं जब नीचे कॉपी कर लूंगा तो ये सबकी पोजीशंस हमें बता देगा कि 85 ने फर्स्ट पे है, 80 वाले चूंकि 2 हैं इसलिए दोनों सेकंड पोजीशन पे हैं और थर्ड पोजीशन हटा दी गई है। 75 भी 2 बंदे हैं तो फोर्थ पोजीशन ली गई है दोनों को, और फिफ्थ पोजीशन उड़ा दी गई है, जबकि दाऊद जो 70 है उसको 6th पोजीशन दी गई है। तो इस तरीके से ये रैंक की पोजीशन बताता है। और हमेशा का डुप्लीकेट वैल्यू है या एक जैसी 2 रकमें हैं तो दोनों को
पीरियोडिक पोजीशन दे रहा होता है और उसके बाद की पोजीशन को वो हटा देता है। इस तरह ये रैंकिंग मालूम की जाती है। ये तो हो गया रैंक मालूम करने का सिंपल तरीका। लेकिन बाज़ औक़ात हमें ये होता है कि हमें रैंकिंग मालूम करने के लिए उल्टा जाना होता है। जैसे जिसने सबसे कम मार्क्स लिए हैं उसको फर्स्ट पोजीशन देनी हो। मिसाल के तौर पे अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे एक रेस हो रही है, तो रेस में जो सबसे कम टाइम लगाएगा उसको फर्स्ट पोजीशन मिलनी चाहिए और जिसको ज्यादा टाइम लगाएगा उसको लास्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। तो हम फार्मूला वही रैंक ही इस्तेमाल करेंगे। रैंक स्टार्ट करेंगे वही नंबर, कोमा, उसी तरीके से रेंज को सेलेक्ट करके इसको एब्सोल्यूट कर देंगे ताकि ये चेंज ना हो। बस डिफरेंस ये होगा कि इसके बाद कोमा के बाद हम नंबर लिख देंगे या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में ले लेंगे, यानी कि छोटी पोजीशन को वो टॉप कम नंबर्स को ये छोटी टॉप पोजीशन दे और ज्यादा नंबर को ये छोटी पोजीशन दे। तो इसको क्लिक कर देते हैं, इसके हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ देखें जिसने सबसे कम टाइम लगाया है 1 मिनट 2 सेकंड उसको फर्स्ट पोजीशन दी है, 1 मिनट 3 सेकंड को सेकंड पोजीशन दी है, 1:27 पे थर्ड पोजीशन है और 1:30 पे फोर्थ पोजीशन है, 1:36 पे पांचवी पोजीशन और 1:45 पे छठी पोजीशन है। यानी अगर हमें ज्यादा नंबर वाले को टॉप पोजीशन देनी हो तो हम सिर्फ नंबर और फिर इसके बाद लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमें उल्टी साइड से चलना हो यानी असेंडिंग ऑर्डर में जाना हो, यानी कि कम नंबर वालों को हमें ज्यादा टॉप पोजीशन देनी हो, तो हम इसमें नंबर फिर लिस्ट और इसके बाद 1 लिख देंगे। वैसे नॉर्मली एक्सेल में टोटल करना बड़ा आसान होता है। आप कोई भी टोटल करना चाहें तो आप इसको यूं इस्तेमाल कर सकते हैं, सम और आप सेल रेफरेंस देते हैं तो उसका टोटल आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि ये जो आपके पास डेटा है तो काफी बड़ा डेटा है, इसमें से किसी एक खास रीजन का डेटा निकाल के दें, किसी खास रीजन का एक्सपेंसेस निकाल के दें, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में हो जाता है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एमएस एक्सेल में सम इफ का फार्मूला। सम इफ का फार्मूला सीखने से पहले बहुत ही जरूरी है कि हम एमएस एक्सेल की एक बेसिक थिंग के एक्सेल में कितने किस्म के सेल्स रेफरेंसेस इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो सम का फार्मूला है इसके अंदर जो रेफरेंस इस्तेमाल हुआ है D2 से D12, ये एक सेल्स रेफरेंस है। इसको हम कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो सीखना बहुत जरूरी है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एमएस एक्सेल में 3 किस्म के रेफरेंसेस होते हैं। पहला रेफरेंस जिसे हम कहते हैं रिलेटिव, या आप इसको ओपन कह सकते हैं, जो कि बेसिक जब भी हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो वहां ये इस्तेमाल होता है। दूसरे किस्म का रेफरेंस होता है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। इसको बहुत सारे लोग फिक्स रेफरेंस भी कहते हैं, यानी ऐसा डेटा, ऐसा रेफरेंस कि उसके फार्मूले को जब हम कॉपी करें तो इसमें कोई तब्दीली ना आए। और तीसरा होता है मिक्स रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस से मुराद वो उसमें से कोई एक चीज यानी कॉलम या रो फिक्स हो और एक चीज ओपन हो, यानी कि आधा वो फिक्स हो आधे वो ओपन हो। तो रिलेटिव रेफरेंस तो वैसे बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है और वो नजर आता है कुछ इस तरीके से। जबकि जब एब्सोल्यूट या फिक्स रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको इस तरीके से नजर आएगा, यानी कि आपकी कॉलम के पीछे और आपकी रो के नंबर के पीछे आपको एक डॉलर की साइन नजर आएगी। जबकि मिक्स रेफरेंस में जब हम आते हैं तो अगर इसमें कॉलम फिक्स हो तो हमें ये $A1 नजर आएगा और अगर रो फिक्स हो तो वो $1 नजर आएगा। अब इसका इस्तेमाल, इसको लगाएंगे किस तरीके से, इसको चेक करते हैं। तो हम इसी सम के फार्मूले में आते हैं। सम के फार्मूले को मैं दोबारा ओपन करता हूं तो अगर मैं इस पर डॉलर की साइन इसको फिक्स करना चाहूं या डॉलर की साइन लगाना चाहूं तो मैं सिर्फ एक बार F4 दबाऊंगा तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस में तब्दील हो जाएगा। एब्सोल्यूट रेफरेंस में तब्दील करने के बाद मैं जब इस फार्मूले को नीचे कॉपी करता हूं तो आप देखेंगे कि किसी भी सेल में ये जो
सेल का रेफरेंस है, किसी भी सेल में आपको चेंजेस नजर नहीं आएंगी। यहाँ पे भी पहले फॉर्मूले में भी D2 से लेकर D12 है, दूसरे में भी D2 से D12 है, यानी ये कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है और आपका आंसर भी सेम बन रहा है। इसको हम कहते हैं फिक्स रेफरेंसेस। दूसरा जो रेफरेंस है यानी कि मिक्स रेफरेंस, उसको करने के लिए हम दूसरी बार F4 दबाते हैं। F4 दबाने से अब ये हुआ कि आपको डॉलर की साइन डी के पीछे नजर नहीं आ रही बल्कि रो नंबर के पीछे नजर आ रही है। इसका मतलब है इसने रो को फिक्स कर दिया है जबकि कॉलम को इसने ओपन रखा हुआ है। और अगर आपको मिक्स रेफरेंस में कॉलम को फिक्स करना है तो आप तीसरी बार F4 दबाएंगे जिससे कॉलम फिक्स हो जाएगा लेकिन रो ओपन हो जाएंगी। और अगर आप इसको दोबारा रिलेटिव रेफरेंस में ले जाना चाहते हैं यानी ओपन करना चाहते हैं तो चौथी बार F4 दबाएं, ये ओपन हो जाएगा। ये सिंपल सी लॉजिक होती है किसी भी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते वक्त। अगर हमें वो फार्मूला कॉपी करना हो तो नाज़रीन इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि हम जब समीप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हम कहां कौन सा रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे। अब ये मिसाल ले लें कि ये रीजन है और उनके एक्सपेंसेस टोटल निकालने के पूरे पीरियड में इन्होंने कितने कितने खर्चे किए हैं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सम इफ का फार्मूला। सम इफ का फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू, जो एक्सेल में लाजमी है किसी भी फार्मूले को शुरू करने के लिए, और उसके बाद लिखेंगे सम इफ। सम इफ लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें नीचे हेल्प में हमें बता रहा है सबसे पहले हमें रेंज मालूम करनी है। रेंज से मुराद ये है कि वो जो आपकी मखसूस शर्त है या जो क्राइटेरिया है या जो कंडीशन है वो हम कहां से उठाएंगे। तो हम शीट 1 पे जाते हैं जहां हमारा डेटा है, वहां पे हम रीजन को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका पूरा डेटा को। सम इफ के फार्मूले में एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप जब रेंज की सिलेक्शन करते हैं तो उसको फिक्स जरूर करें, उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में जरूर तब्दील कर दें। एब्सोल्यूट रेफरेंस में हमने सम इफ का रेंज का डेटा सेलेक्ट किया है, कोमा, नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा। क्राइटेरिया शीट 2 में हमारे पास लिखा हुआ है। यहां पे हमें हैदराबाद का रिकॉर्ड मालूम करना है, हैदराबाद, कोमा। थर्ड नंबर पे पूछ रहा है कि सम रेंज क्या है आपकी, यानी वो वहां से जहां से आपको टोटल उठाना है। तो सम रेंज मालूम करने के लिए हम दोबारा जाते हैं शीट 1 पे और ये सम रेंज का डेटा हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी फिक्स कर देते हैं ताकि ये चेंज ना हो। हज़रत एक चीज का ख्याल रखिएगा कि हमेशा क्राइटेरिया का जो आपने पहले रेंज लिया है और बाद में जो सम रेंज लिया है वो दोनों एग्जैक्टली सेम हो। ऐसा ना हो कि एक का डेटा जो है वो 100 सेल्स पर मुश्तमिल हो और दूसरे का डेटा 101 या 99 सेल्स का हो। जितने सेल्स वहां यूज हुए हैं यहां पे भी इतने ही सेल्स यूज होंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे, हमारे पास जवाब आ गया 4,88,497। इसी को हम नीचे कॉपी कर लें तो हमारे पास तमाम रेंजेस के तमाम रीजन्स के एक्सपेंसेस इस पूरे पीरियड में जो भी हुए वो आ जाएंगे। अब मैं ये फार्मूला आपको डिटेल में दिखा देता हूं कि फार्मूला डिटेल में अगर देखा जाए तो किस तरीके से होता है। इस फार्मूले को मैं कॉपी करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और उसको यहां पेस्ट कर देता हूं ताकि आप डिटेल में भी इस फार्मूले को देख सकें। मजीद इसको अब मजीद ट्रिकी बनाते हैं कि यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई थी कि हमें रीजन के एक्सपेंसेस चाहिए। अब हम दो कंडीशन लगाते हैं कि हमें रीजन के एक्सपेंसेस चाहिए लेकिन हर एक हेड के अलग अलग। इस कंडीशन में जाते हैं तो ये हमारे पास डेटा है जहां पे हमें बना हुआ है कि एक कॉलम में कॉलम ए में रीजन लिखे हुए हैं और रो नंबर 26 में हमारे पास हेड्स लिखे हुए हैं। यानी कि हमें डेटा इस तरह चाहिए कि यहाँ पे हैदराबाद के एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस, कराची के एंटरटेनमेंट का, लड़काना के एंटरटेनमेंट का और सो ऑन आगे तमाम खर्चे चाहिए। इसमें हम रेफरेंसेस को भी फिक्स करेंगे और चीजों को भी इसके हिसाब से मैनेज करेंगे। जब हम दो या दो से ज्यादा क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं सम करने के लिए तो हम सम इफ की जगह इस्तेमाल करते हैं सम इफ्स। थोड़ा सा फर्क है सम इफ और सम इफ्स के दरमियान। तो हम सम इफ्स को इस्तेमाल करते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमें हेल्प में बोल रहा है
कि चूंकि आप सम इफ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके सबसे पहले आपको सम की रेंज लेनी पड़ेगी। तो सम की रेंज हम ले लेते हैं। हमारी ये सम रेंज है वो D2 से शुरू होके D101 तक है, और हम इसको F4 दबा के फिक्स कर देंगे, कॉमा। नेक्स्ट अब हमसे पूछ रहा है कि आपका क्राइटेरिया जो पहला है उसकी रेंज क्या है। तो हम क्राइटेरिया रेंज मालूम करने के लिए हम ये रीजन को सेलेक्ट करते हैं और पूरी रीजन की लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी F4 के जरिए फिक्स कर देते हैं, फिर कॉमा। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि आपने जो पहला रेंज लिया है, क्राइटेरिया रेंज नंबर 1 लिया है, उसमें क्राइटेरिया क्या होगा। हम यहाँ पे क्राइटेरिया देखें तो हम चाह रहे हैं कि फार्मूला हमारा एक बार ही इस्तेमाल हो और उसी को हम कॉपी करें। तो हम यहाँ पे हैदराबाद यानी A27 को सेलेक्ट कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे कॉलम नंबर A है ये चेंज ना हो, इसलिए हम इसको 3 बार F4 दबाएंगे ताकि कॉलम फिक्स हो जाए जबकि रो फिक्स ना हो। नेक्स्ट हम जाएंगे क्राइटेरिया रेंज नंबर 2 पे, क्योंकि हमारे दूसरे रेंज जो है वो हेड्स है कि मुख्तलिफ किस्म के हेड्स हैं, तो हम इसकी रेंज के लिए हेड्स के कॉलम पे जाते हैं और इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी एब्सोल्यूट फिक्स कर देते हैं F4 के जरिए। इसके बाद कॉमा दबाएं। फिर हमसे पूछता है कि आपके जो क्राइटेरिया नंबर 2 की जो आपने रेंज बनाई है उसका क्राइटेरिया एक्चुअली है कहाँ, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है B26 में। तो हम B26 को सेलेक्ट करते हैं और चूंकि हमारे सारे क्राइटेरिया रो नंबर 26 में लिखे हुए हैं, इसलिए हम रेफरेंस के जरिए फिक्सिंग के जरिए B26 में से 26 को फिक्स करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज और इंटर। यहाँ पे हमारा जवाब बन गया कि हैदराबाद में एंटरटेनमेंट की मद में 1,03,382 रुपए खर्च हुए हैं। इसको हम कॉपी करके पूरे डेटा पे पेस्ट कर दे तो हमारे सबके जवाब आ जाएंगे कि जनाब किस रीजन ने किस हेड में कितने खर्चे किए हैं। तो नाज़रीन, इस फार्मूले को मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूं कि कॉपी करने के बाद ये फार्मूला एक्चुअली डिटेल में दिखता किस तरह है। ये मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, कॉपी, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं ताकि ये फार्मूला आपको एग्जैक्टली नजर आए। चूंकि फार्मूला बहुत बड़ा है इसलिए इसको मैं रैप कर लेता हूं, मर्ज भी कर देता हूं ताकि आप इस फार्मूले को डिटेल से समझ सकें। अब हम इस फार्मूले को मजीद ट्रिकी बनाते हैं कि यहाँ पे हमने 2 कंडीशन इस्तेमाल की है, अब हम 2 से ज्यादा कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। नीचे आते हैं, नीचे हमारे पास डेटा है जिसमें हमसे कहा गया है कि हमें हर रीजन के अलग अलग हेड के क्वार्टर वाइज एक्सपेंसेस चाहिए। अब क्वार्टर वाइज एक्सपेंसेस की जब हम बात करें तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर हमारा स्टार्ट होता है 01/01/2020 से लेके 31/03/2020। इसको थोड़ा सा ओपन कर लें। ये हमारा पहले क्वार्टर है। सेकंड क्वार्टर हमारा शुरू होता है 01/04/2020 से लेके 30 जून 2020 तक। तीसरा क्वार्टर हमारा शुरू होता है 01/07/2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक। और चौथा क्वार्टर हमारा शुरू होता है 10वें महीने से, अक्टूबर के महीने से लेके 31 दिसंबर 2020। ये हमारे 4 क्वार्टर होते हैं। तो हम इनको इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे इनको क्वार्टर वाइज तकसीम करेंगे। फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, सॉरी, सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि आपकी सम रेंज क्या है, यानी हमने कहां से फिगर्स उठानी है। तो हम ये डी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और इसके डेटा को लेके इसको फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट वो आपसे यहां पे पूछ रहा है, फार्मूला यहां चलता हुआ नजर आ रहा है, यहां पे पूछ रहा है कि आपकी क्राइटेरिया जो पहला होगा उसकी रेंज क्या होगी। हमारा पहला क्राइटेरिया है रीजन, तो हम रीजन को सेलेक्ट करते हैं और इस क्राइटेरिया को पूरा सेलेक्ट करने के बाद इसको भी फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट कोमा, अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको जो पहले क्राइटेरिया की रेंज आपने सेलेक्ट की है उसका क्राइटेरिया क्या है। तो शीट 2 पे हमारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है, तो हम लाड़काना जो पहला क्राइटेरिया उसको सेलेक्ट करते हैं और चूंकि
हमारे सारे रीजन के क्राइटेरिया कॉलम में लिखे हुए हैं, कॉलम ए में, इसलिए हम रेफरेंसेस में से मिक्स रेफरेंस इस्तेमाल करते हुए 3 बार F4 दबाएंगे, जिससे हमारा कॉलम फिक्स हो जाएगा जबकि रो फ्री रहेगी। फिर हम कोमा दबाते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि सेकंड क्राइटेरिया की रेंज क्या है। हमारा सेकंड क्राइटेरिया है हेड या एक्सपेंस टाइप, तो वो रेंज हमें शीट 1 पे मिलेगी जो कि सी कॉलम में लिखी हुई है। तो हम सी कॉलम में तमाम डेटा को सेलेक्ट करते हैं और इसको भी फ्रीज कर देते हैं। अगेन कोमा। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपका सेकंड क्राइटेरिया जो है वो क्या है। हमारा सेकंड क्राइटेरिया यहां पे लिखे हुए हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और बी कॉलम में सारे क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, इसलिए हम इस पे भी मिक्स रेफरेंस के जरिए 3 बार F4 दबा के सिर्फ बी को फ्रीज करते हैं जबकि रो को ओपन रखते हैं। अगेन कोमा। हमारा थर्ड क्राइटेरिया है कि तारीख के दरमियान, तो हमने सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सी तारीख या इससे आगे की तारीखें चाहिए। तो हमारा जो तीसरा क्राइटेरिया का रेंज है वो तारीख का है, तो एक तारीखें ये हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको भी बिल्कुल फिक्स कर देते हैं क्योंकि ये चेंज बिल्कुल भी नहीं करनी। नेक्स्ट कोमा। अभी आपसे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया नंबर 3 क्या है। तो क्राइटेरिया नंबर 3 लिखने के लिए चूंकि हम ये चाह रहे हैं कि इस तारीख यानी कि 1 जनवरी 2020 की तारीख हो या इससे आगे की तारीख हो, तो हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड दिस वन। यहां पे चूंकि हम ये चाह रहे हैं कि कॉलम चेंज होता रहे, क्योंकि पहला हमें जनवरी लेनी है, दूसरे क्वार्टर के लिए हमें अप्रैल लेना है, तीसरे क्वार्टर के लिए हमें जुलाई लेना है और चौथे क्वार्टर के लिए हमें अक्टूबर लेना है, तो कॉलम चेंज होता रहे लेकिन रो चेंज ना हो। तो हम इसको रेफरेंस फिक्स करने के लिए हम 2 बार करेंगे ताकि रो हमारी फिक्स हो जाए जबकि कॉलम हमारा ओपन रहे। अगेन एक और क्राइटेरिया रेंज हमें लेना पड़ेगा कि हमें पहली तारीख के बाद, तो 1 जनवरी के बाद की तो तारीखें चाहिए, लेकिन किस तारीख से पहले तक की चाहिए। तो हम दोबारा तारीख का कॉलम लेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको भी फिक्स कर देंगे, कोमा। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि आपका चौथा क्राइटेरिया क्या होगा। तो चौथा क्राइटेरिया हमें चाहिए 31 मार्च से पहले की या 31 मार्च की तारीख, यानी कि इन्वर्टेड कोमा में लेस देन और इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड ये तारीख, यानी इस तारीख से कम हो या ये तारीख हो तो हमें वो डेटा उठा दे। तो इसमें भी हमें चूंकि सिर्फ रो को फिक्स करना है, कॉलम को नहीं, तो हम 2 बार F4 दबाएंगे तो हमारी ये रो फिक्स हो जाएगी जबकि कॉलम ओपन हो जाएगा। हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे, तो हमारे पास ये जवाब बन जाएगा। तो इस नाज़रीन आपने देखा कि ये बता रहा है कि लाड़काना ने क्वार्टर 1 में 14,353 रुपए एंटरटेनमेंट की मद में खर्च किए हैं। इस फार्मूले को कॉपी करके हम पूरे डेटा में तकसीम कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो हमारे पास सबके जवाब आ जाएंगे। यहां आप देखें तो हमें सबके जवाब उसने दे दिए कि किसने किस क्वार्टर में कितने का खर्चा किया है। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ ट्रिक के जरिए मुश्किल से मुश्किल सम्स को अलग कर सकते हैं। इस फार्मूले को चेक करना चाहे तो मैं F2 के जरिए इस फार्मूले को ओपन कर रहा हूं, यहां से कॉपी कर रहा हूं और आपको यहां पे नीचे पेस्ट करके दिखा देता हूं कि फार्मूला एक्चुअली लिखने में या दिखने में किस तरीके का है। काफी बड़ा फार्मूला है ये, इसको भी मैं मर्ज करता हूं और रैप कर लेता हूं, फिर भी ये फार्मूला कम पड़ेगी। तो आपको एक टोटल फार्मूला नजर आ गया। एक बात का ख्याल रखिएगा, सम इफ्स के फार्मूले में आप मैक्सिमम 227 क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं या 227 कंडीशन लगा सकते हैं।
काउंट इफ के फार्मूले का मकसद होता है कि हम काउंटिंग करें किसी मखसूस स्पेसिफिक क्राइटेरिया की। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जो डेटा है जो हम इस पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हमें कहा जाए कि जनाब आप रीजन में हर रीजन के नंबर ऑफ कंट्रीज बताइए कितने कंट्रीज हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं काउंट इफ। काउंट इफ के फार्मूले पे जाएं तो सबसे पहले तो मुझे ये रीजन अलग करने पड़ेंगे। यहाँ पे रीजन कौन कौन से हैं वो देखने होंगे। अगर आप 2007 में काम कर रहे हैं तो आप इस सेल को पूरा सेलेक्ट करें और इसको एक एक्स्ट्रा प्लेस में या जहां आपको कहा गया वहां इसको पेस्ट करें। ये पेस्ट हो गया। सेकेंड आप इसको ये करें कि इसके डेटा में जाके आप इसमें से रिमूव डुप्लीकेट कर लें। जैसे रिमूव डुप्लीकेट करेंगे वो आपको सिर्फ यूनिक आईडीज रख देगा, बाकी आईडीज ये डिलीट कर देगा। यानी कि अब इसमें 1 2 3 4 5 यूनिक आईडीज हैं या 5 रीजन्स हैं जो कि हमने निकालने हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं। तो हम इक्वल का निशान डालेंगे और लिखेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले पूछ रहा है आपका रेंज क्या है। क्योंकि मुझे ये काउंट करने हैं कि कितने कंट्रीज हैं, तो सिंपल सा मुझे इसी को सेलेक्ट करना है। कितनी बार यहाँ पे एशिया लिखा हुआ है, ये मैंने पूरा सेल सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने F4 के जरिए फ्रीज कर दिया। इसके बाद कोमा दबाने के बाद नेक्स्ट वो आपसे सवाल कर रहा है कि आपका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया मेरा ये बराबर में एशिया लिखा हुआ है, मैंने उसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर दबा दिया। तो मेरे पास आ गया कि एशिया में 44 कंट्रीज हैं। इसी को मैं नीचे कॉपी कर दूं तो अमेरिका के 24 कंट्रीज हैं, यूरोप के 33 हैं, ओशियाना के 3 कंट्री हैं और अफ्रीका के 46 कंट्री हैं। तो ये काउंटिंग फार्मूला होता है कि अगर आपको एक कंडीशन दी जाए कि एक कंडीशन या एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को काउंट करें तो आप काउंटिंग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा कंडीशन दे दी जाए, एक से ज्यादा, और वो आपको काउंट करनी हो, मिसाल के तौर पे आपको यही रीजन दे दिए जाए और साथ में ये कहा जाए कि आप इसमें ये चेक करें कि जनाब इनमें से एक मखसूस जो है क्या कहते हैं सेल्स वाली अमाउंट, या आप इसको यूं कर लें कि इन कंट्रीज में, इन रीजन में कितने कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने 7000 से अबव सेल की है। यहाँ पे 2 कंडीशन आ गई हैं तो हम इसके लिए काउंट इफ की जगह हम इस्तेमाल करेंगे काउंट इफ्स। काउंट इफ्स का इस्तेमाल करेंगे। इसमें पहला पूछ रहा है आपका क्राइटेरिया रेंज क्या है। पहले क्राइटेरिया रेंज है मेरी ये एशिया से लेके पूरी लिस्ट, जिसे मैंने फ्रीज कर दिया F4 के जरिए, कोमा। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, हमारा क्राइटेरिया है एशिया। ये चूंकि वेरिएबल है नीचे चेंज होगा इसलिए इसको मैं फिक्स नहीं कर रहा। फिर कोमा। अब बोला क्राइटेरिया रेंज नंबर 2 क्या है, यानी दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या होगा। तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपके पहले क्राइटेरिया की जो रेंज होगी या जितनी लंबी रेंज होगी इतनी ही लंबी रेंज उसकी होनी चाहिए सेकंड क्राइटेरिया के। अगर दोनों में फर्क होगा रेंज में, रेंज के साइज में, तो वो कभी भी फार्मूला एक्सेप्ट नहीं होगा। इसको भी मैं फिक्स कर देता हूं F4 के जरिए। और दूसरा क्राइटेरिया मेरे पास जो है वो है इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिख रहा हूं मोर देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड 7000। ये मेरे 2 क्राइटेरिया हैं, एक तो रीजन हो और दूसरा 7000 से ज्यादा की सेल हो। सॉरी मैंने लेस देन लिख दिया है, इसको मैं ग्रेटर देन कर दूं। ये ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन 7000 एंटर कर दूं। एंटर कर दूं तो 8 कंट्री ऐसे हैं एशिया में जो 7000 से ज्यादा सेल करते हैं। अमेरिका के 2 कंट्रीज हैं, यूरोप के 6 हैं, ओशियाना के 1 हैं और अफ्रीका के 3 हैं। इस तरह की आप 127 कंडीशंस लगा सकते हैं या 127 क्राइटेरिया चूज कर सकते हैं
जो कि बहुत बड़े फार्मूला बन जाता है। लेकिन अमूमन आपको एक ही क्राइटेरिया दिया जा सकता है या मैक्सिमम 2 क्राइटेरिया दिए जा सकते हैं कि 2 क्राइटेरिया को आपने सेलेक्ट करना है। इफ का इस्तेमाल हम एमएस एक्सेल में कैसे करते हैं या हम एमएस एक्सेल में किस तरह मुख्तलिफ लॉजिक्स को चेक करते हैं, इस सिलसिले में हम बेसिक लेवल से इसको एडवांस लेवल और ट्रिकी लेवल की तरफ ले जाएंगे कि किस तरह हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे मजीद एडवांस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डेटा है जिसमें 3 एम्प्लॉइज को जिनको सेल का टारगेट दिया गया था, डिफरेंट टारगेट दिए गए थे और उसके मुकाबले में इन्होंने ये सेल की है। तो हमने चेक करना है कि क्या इन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है या नहीं किया। इसको चेक करने के लिए हम इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट हमारा ये है कि क्या इन्होंने जो सेल की है वो उसके दिए गए टारगेट से ज्यादा या बराबर है। अगर ज्यादा या बराबर है यानी C2 से बराबर है या उससे ज्यादा है तो हम कहेंगे कि इन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है। अदरवाइज अगर वो अपने टारगेट के बराबर नहीं पहुंचे या उससे कम टारगेट किया है तो हम कहेंगे कि उन्होंने नॉट अचीव किया। ये 2 लॉजिक्स हैं। इन 2 लॉजिक्स के जरिए हमने चेक करना है कि किस एम्प्लॉय ने अपना मंथली टारगेट अचीव किया और किसने नहीं किया है। आए जवाब देखते हैं। तो पहले को चूंकि 4-5 हजार का टारगेट मिला था लेकिन उसने सेल सिर्फ 1000 की की है तो उसने अचीव नहीं किया। अब इसी का नीचे कॉपी कर लें तो बी ने अपना टारगेट अचीव किया और सी ने भी अपना टारगेट अचीव नहीं किया। अगर इसी फार्मूले को अगर आप इसको देखना चाहें कि फार्मूला किस तरह इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये फार्मूला किस तरह काम कर रहा है। यहाँ पे ये फार्मूला है कि इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन B2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C2। अगर वैल्यू ट्रू हो तो अचीव्ड, ट्रू ना हो तो नॉट अचीव्ड। ये तो एक सिंपल सा तरीका है। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय ने अपना टारगेट अचीव किया है तो उसको सेल्स का 5% कमीशन दिया जाएगा। तो इस तरह हम इफ के फार्मूले में एक मजीद कैलकुलेशन डालेंगे, उसको इस्तेमाल करते हैं। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, सेम तरीके से अगर उसकी सेल्स ज्यादा है या बराबर है टारगेट के तो हम उसे सेल्स का 5% कमीशन देंगे, वरना इसको 0 रुपीज मिलेंगे। क्योंकि हमने 2 लॉजिक्स लगा दी, या तो 5% कमीशन दिया जाए या 1 रुपया भी ना दिया जाए। तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम एंटर करेंगे। क्योंकि पहले ने टारगेट अचीव नहीं किया इसलिए कोई पैसे इसको नहीं मिले, कोई कमीशन नहीं मिला। और नीचे देखें जैसे बी ने अपना टारगेट अचीव किया तो उसको 300 रुपए कमीशन मिला है। इसी फार्मूले को हम अगर डिटेल में देखना चाहें तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये वो फार्मूला है जो आपको बता रहा है कि B9 अगर टारगेट से ज्यादा या बराबर सेल करता है तो उसको 5% कमीशन दिया जाए, वरना कुछ भी नहीं। अब इसी फार्मूले को हम मजीद एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जाते हैं। इस जगह पे जाते हैं, यहाँ पे लॉजिक ये है कि कमीशन हम उस सूरत में देंगे जब हमने उस कमीशन की ऑफर भी की हो और उन्होंने अपना टारगेट भी अचीव किया हो, उनको अपना टारगेट भी अचीव किया हो। तो यहां हम चेक करेंगे कि अगर किसी चीज की सेल पे अगर स्पेशल ऑफर दी गई है यानी डिस्काउंट की ऑफर की गई है और उसने सेल एक मतलूबा टारगेट से ऊपर कर ली है तो हम इसको डिस्काउंट देंगे, वरना इसको डिस्काउंट नहीं देंगे। तो इसको इस्तेमाल करने का लॉजिकल तरीका होता है इफ ब्रैकेट ओपन। चूंकि हमारे पास यहाँ पे 2 लॉजिक्स हैं और दोनों लॉजिक्स फुलफिल होने चाहिए तो हम लिखेंगे एंड का इस्तेमाल करेंगे और एक और फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ब्रैकेट ओपन एंड। पहली लॉजिक है हमारे पास कि क्या इसके जो स्पेशल ऑफर है वो यस है या नहीं।
यानी इसको ऑफर दी गई है या नहीं, और कॉमा दबाने के बाद हम दूसरी लॉजिक देंगे कि क्या इसकी जो सेल है वो हमारी मतलूबा सेल से, जो हमें रिक्वायर्ड सेल्स है, उससे ज्यादा है या कम। इसमें मिसाल ले लेता हूँ कि C13 यानी इसकी दिए गए ऑर्डर में हम 1500 का टारगेट रख देते हैं कि 1500 या उससे ज्यादा की सेल होगी तो हम इसको डिस्काउंट देंगे और ऑफर की गई होगी। तो एंड हमने क्लोज किया ब्रैकेट बंद करके, यानी दो लॉजिक्स लगाई है कि दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि B3 पे यस लिखा हुआ हो और C3 पे 1500 या 1500 से ज्यादा की सेल हो तो हम इसको डिस्काउंट देंगे। तो दोनों लॉजिक्स अगर मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमारी वैल्यू ट्रू होगी कि इसकी जो सेल्स अमाउंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 10% पे। और अगर ये नहीं होता तो हम सिर्फ इसको 0 डिस्काउंट देंगे, यानी कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। इफ की ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे इसको 200 रुपए डिस्काउंट दिया गया है, और नीचे जाते हैं तो यहाँ भी 2000 की सेल है लेकिन स्पेशल ऑफर नहीं है इसलिए कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। यहाँ स्पेशल ऑफर है लेकिन सेल सिर्फ 500 की है इसलिए कोई डिस्काउंट नहीं मिला, और यहाँ स्पेशल ऑफर भी दी गई है और सेल भी 1500 से ज्यादा नहीं 3000 की गई तो इसको 300 का डिस्काउंट दिया गया है। तो हम जो ऑर्डर वैल्यू है, ये हमारा ऑर्डर वैल्यू है, उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा कि हमें कितने पैसे नेट बिल बन रहा है। तो चूंकि यहाँ पे 1800 रुपए है, 2000 रुपए ऑर्डर वैल्यू और 200 का डिस्काउंट है तो 1800 रुपए। यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है 2000, यहाँ भी कोई डिस्काउंट नहीं 500, और यहाँ एक डिस्काउंट दिया गया है 300 रुपए का, तो 3000 माइनस 300 2700 रुपए। ये सिंपल सा तरीका होता है दो मुख्तलिफ कंडीशन को मैच करने का। इस फार्मूले को भी कॉपी करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि फार्मूला अपने डिटेल में किस तरह काम कर रहा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आपका फार्मूला है जिसको इस्तेमाल करते हुए हमने डिसाइड किया है कि जनाब अगर किसी चीज पर डिस्काउंट दिया गया है और सेल्स जो वो 1500 से ज्यादा की है तो वहां हमने डिस्काउंट देना है वरना नहीं देना। नेक्स्ट आते हैं इस पे और कंडीशन में। और कंडीशन का मतलब होता है कि दो में से कोई भी एक कंडीशन मिलनी चाहिए। उसको किस तरीके से चेक करेंगे हम, मिसाल के तौर पे यहाँ हम कंडीशन लेते हैं कि या तो आपकी सेल्स जो है वो 1500 से ज्यादा हो या डिस्काउंट दिया गया हो, या तो सेल्स या तो 2000 से ज्यादा हो या डिस्काउंट दिया गया हो, तो फिर वो इस कंडीशन में आपको डिस्काउंट देगा वरना डिस्काउंट नहीं देगा। यानी हमारी पहली कंडीशन है, सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ के जरिए, इफ और को इस्तेमाल करेंगे, यानी या को इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारी पहली लॉजिकल है कि जनाब यहाँ पे जो है B3 पे हमारे पास लिखा हुआ हो यस, या तो डिस्काउंट दिया गया हो या फिर आपकी जो C3 पे ऑर्डर वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 2000, यानी कि 2000 या उससे ज्यादा की सेल हो या डिस्काउंट दिया गया हो। दोनों सूरत में स्पेशल ऑफर को ओके किया गया, यस किया गया हो तो दोनों सूरतों में इसको डिस्काउंट दिया जाएगा, और डिस्काउंट अमाउंट होगी हमारी ऑर्डर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10%। और अगर दोनों में से एक कंडीशन भी मैच नहीं कर रही तो हम कॉमा दबा के फॉल्स में लिखेंगे 0। इसमें हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे तो हमारा जवाब आएगा। चूंकि यहाँ पे यस किया गया है और 2000 की वैल्यू दी है इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। दूसरे पे जाएं तो यहाँ पे नो किया गया है लेकिन वैल्यू 2000 से ज्यादा है इसलिए इसको भी डिस्काउंट दिया गया है। तीसरे पे जाएं तो यहाँ पे यस किया गया है इसलिए इसको डिस्काउंट दिया गया है, और चौथे पे जाएं तो यहाँ पे नो किया गया है लेकिन अमाउंट ऑर्डर वैल्यू 3000 से ज्यादा है इसलिए इसको डिस्काउंट दिया गया है। अगर हम एक मिसाल ले लें कि यहाँ पे यस किया गया लेकिन सेल ऑर्डर वैल्यू सिर्फ 1000 की है, 500 की है, तो यहाँ पे डिस्काउंट फिर भी मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे इस जगह पे
आपके 9 होने के बावजूद आपकी सेल 1900 रुपए है, तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पे 9 भी है, स्पेशल ऑफर भी नहीं दी गई और सेल्स भी 2000 से कम की है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम चेक करना चाहें, इस फॉर्मूले को अगर हम चेक करना चाहें तो हम इसको चेक कर सकते हैं। ये मैंने यहां से कॉपी किया, इंटर, और यहाँ पे मैं वो फार्मूला को लिख के दिखा देता हूं कि ये फार्मूला इस तरह अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं नेस्टेड इफ पे, कि हम एक सेल में मुख्तलिफ लॉजिक्स को किस तरह इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के एग्जाम में दिए गए पेपर्स में उनके हासिल करदा मार्क्स हैं और हर पेपर के टोटल मार्क्स 100 से। हमने ये चेक करना है कि उनकी परसेंटेज के हिसाब से उनको क्या ग्रेड दिए जाए। पाकिस्तान में जो अमूमी बोर्ड ऑफिस में जो रूल चलता है वो ये चलता है कि 80 प्लस, अगर अबाव 80 प्लस है तो हम इसको A1 ग्रेड देते हैं, अगर अबाव 70% हो तो हम इसे A ग्रेड देते हैं, अगर अबाव 60% हो तो उसको B ग्रेड दिया जाता है, अबाव 50% हो नाज़रीन ये 50% पे हमारा दिया जाता है C ग्रेड, और पाकिस्तान में 40% पे हमारे यहाँ पे दिया जाता है D ग्रेड, और अगर उसने 30% या इससे अबव हासिल किया है, 33% या से अबव हासिल किया है, तो हम इसको देते हैं E ग्रेड, और उससे नीचे जितने भी होते हैं उनको हम F यानी फेल करार देते हैं। अब इसी लॉजिक को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और चेक करते हैं कि ग्रेड के हिसाब से भी कितने मार्क्स बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमेशा जब भी इफ की कंडीशन इस्तेमाल करें तो सबसे पहले बड़ी लॉजिक पे जाते हैं, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे 80% से। इफ दिस वन इज ग्रेटर देन 80%, तो इसने लिखना है A प्लस, और अगर 80% से ज्यादा ना हो तो फिर क्या करें, तो हम एक और इफ इस्तेमाल करेंगे। इफ दिस वन J2 इज ग्रेटर देन 70%, तो फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे A अगर 70% से अबव हो तो वो A जवाब दे, अगर 70% से अबव भी ना हो तो हम एक और इफ लिखेंगे। इफ ब्रैकेट ओपन J2 is greater than 60%, देन यानी 60% से अबव हो तो क्या करें, तो हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे B, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा। अगर ये भी ना हो सके तो हम एक और इफ लगाएंगे। इफ अगर हमारी लॉजिकल टेस्ट यानी कि J2 बड़ा हो 50% से, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा में दिए हमें C, अगर ये लॉजिक भी ना मिले तो फिर इफ हमारा J2 बड़ा हो 40% से, तो फिर ये हमें आंसर दे D। इस लॉजिक के भी पूरे ना होने पे हम एक और लगाएंगे और इसे चेक करेंगे कि J2 आपका
बड़ा है या बराबर है 33% के। अगर J2 बड़ा है या बराबर है 33% के तो इस पे लॉजिक लगाएंगे, हम इस पे आंसर देंगे E, और आखिरी लॉजिक यानी कि A1 से लेकर E तक कोई भी मैच ना करे तो हमें फिर लॉजिक देने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे इट वुड बी फेल, यानी उस बंदे को फेल करार दिया जाए। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और जितने बार इफ का इस्तेमाल किया है इतने बार हम ब्रैकेट लगाएंगे। 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6, यहाँ पे 6 इस्तेमाल हुआ तो इसमें 6 ब्रैकेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और एंटर कर देंगे तो इसके मुताबिक ये हमें बता देगा कि 58% सी ग्रेड में जाती फॉल करती है। इसको हम नीचे फॉरवर्ड कर दें तो ये 16% पे फेल हो गया, 66 पे बी, 61 पे बी, 45 पे डी, 39 पे ई, 32 फेल, 51 सी, 75 ए और 73 ए ग्रेड, यानी इनको ये ए से लेकर फेल तक की कंडीशन में ले ऑटोमेटिक आंसर ले आया है। अब इसी को हम फार्मूले को कॉपी करके चेक करते हैं कि फार्मूला दिखने में कैसा है। ये है वो टोटल फार्मूला जिसके तहत हमने ये आंसर्स निकाले। तो ऑडियंस इस बात का ख्याल रखिएगा, जब आप एक से ज्यादा इफ इस्तेमाल करते हैं या नेस्टेड इफ इस्तेमाल करते हैं तो आप मैक्सिमम 7 बार इफ को इस्तेमाल कर सकते हैं 2007 में, और 2016 में आप 64 टाइम इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो डेटा है ये अगर आप देखें तो ये 1000 बंदों का डेटा है। 1000 बंदों का नाम है जो सैंपलिंग मैंने डेटा लिया है और उसमें मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वी लुकअप देखते हैं, क्योंकि एज लुकअप के मुकाबले में वी लुकअप ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस वी लुकअप पे करूंगा। तो वी लुकअप को देखते हैं और यहाँ पे ये जो 1000 बंदे हैं इन सब के जो पर्सनल नंबर हैं, ये पर्सन पर नंबर जो लिखा हुआ है ये पर्सनल नंबर है, ये पर्सनल नंबर मैंने यहाँ पे लेके इनको सॉर्ट कर दिया है, जबकि ये नंबर सॉर्टिंग में नहीं है। तो हमें अब ये मालूम करना है कि किस नंबर के क्या नाम है। तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं इज इक्वल टू, फार्मूला स्टार्ट करते हैं। बल्कि फार्मूला स्टार्ट करने से पहले मैं स्क्रीन को थोड़ी बड़ी कर देता हूं ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नजर आए। इसकी मैंने बड़ी कर दी है और सबसे पहले हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं वी लुकअप का। वी लुकअप लिख के मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले आप देखिए इसकी हेल्प में देखिए वो आपसे कह रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप वैल्यू से मुराद आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो क्या ढूंढ रहे हैं हम ये पर्सनल नंबर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कोमा। नेक्स्ट वो पूछ रहा है वो कौन सा टेबल है जहां पे आप ये लुकअप ये वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं। तो हम शीट 2 पे जाते हैं और हमेशा याद रखिएगा कि जहां से जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं वो हमेशा आपके फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहां से सर्चिंग शुरू कर दें, क्योंकि हम पर्सनल नंबर शो कर रहे हैं और वो डी में है तो हम डी से सर्चिंग करेंगे। मैं पूरे डी से सेलेक्ट करता हूं और उससे आगे का डेटा लेता हूं, क्योंकि एज लुकअप और वी लुकअप कभी पीछे की तरफ यानी लेफ्ट की साइड पे डेटा को सर्च नहीं करता, वो हमेशा प्लस की साइड पे यानी कि राइट साइड पे जो डेटा है उनको सर्च करता है। दूसरा ये ख्याल रखिएगा कि जब भी आप वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करें तो ये जब आप रेंज लेते हैं या टेबल एरे लेते हैं तो इसको एक बार F4 दबा के फिक्स जरूर कर ले या एब्सोल्यूट रेफरेंस की जरूर कर ले, ताकि अब नीचे जब हम कॉपी करें तो ये चेंज ना हो, ठीक है, कोमा। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि थर्ड चीज आपसे पूछ रहा है कि आपको कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, यानी कि आपने जो रेफरेंस दिया है उसमें उस रेफरेंस में या टेबल एरिया जो दिया है उस टेबल एरिया में आप जो चीज मालूम करना चाह रहे हो वो कौन से नंबर पे है। जैसे कॉलम डी जो है वो फर्स्ट नंबर हो गया, ई जो है सेकंड नंबर हो गया, एफ जो है थर्ड नंबर हो गया, एम एफ जो है वो 4 नंबर हो गया, मुस्लिम नॉन मुस्लिम 5 नंबर पे आ गया, डेट ऑफ बर्थ 6 पे, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 7 पे,
और रिवॉर्ड ऐड पे। मैं मिसाल ले लेता हूँ, मुझे सेकेंड ही चाहिए यानी कि नेम ही चाहिए, तो मैं कोमा के बाद लिख देता हूँ 2, इसके बाद कोमा। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको ट्रू वैल्यू चाहिए या फॉल्स वैल्यू चाहिए, यानी कि फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, ट्रू का मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेट, यानी कि अगर एग्जैक्टली मैच ना मिले तो इससे ऊपर नीचे जो करीब करीब नंबर हो उसको वो मैच कर ले। तो हम फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच लेंगे और उसके लिए लिखेंगे 0। 0 से मुराद है कि एग्जैक्ट मैच होगा और 1 से मुराद होता है ट्रू यानी कि अप्रोक्सीमेट मैच हो, उसके करीब करीब हो। तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर दबा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस बंदे का नाम है इमरान। इसी फॉर्मूले को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, ये सबके नाम आ गए। 220 पे साइमा है, 457 पे अदियान है, फिर उम्मेमा पे लाइबा। इस तरह हम वी लुकअप को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वी लुकअप से मुराद वर्टिकल कंडीशन में इसके साथ जो दूसरे कॉलम्स हैं वहां पे कहां पे वैल्यू आ रही है, यानी वर्टिकली डेटा को ढूंढेगा और फिर उसके कोरस्पोंडेंस सेल में आपको राइट साइड पे जो कोरस्पोंडेंस डेटा होगा वो डेटा को वो सेलेक्ट करके दे देगा। एच लुकअप के लिए जिस तरह वी लुकअप पे हमने देखा कि वो वर्टिकली डेटा को पहले ढूंढता है और फिर उसके बाद इसका कोरस्पोंडेंट कॉलम नंबर जो हम देते हैं वो आपको ढूंढ के दे देता है। एच लुकअप में आपका वो हॉरिजॉन्टली डेटा को ढूंढेगा कि आप किस कॉलम की बात कर रहे हैं और इसके बाद फिर उसके कोरस्पोंडेंस डेटा आपको दे देगा। तो आपको एच लुकअप जब निकालना हो तो एच लुकअप के लिए मैं ये हेडिंग्स ले लेता हूं और इस हेडिंग के मुताबिक मैं इसको ढूंढूंगा। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं एच लुकअप, सॉरी यहां भी पहले थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर दूं ताकि आपको आसानी हो जाए। स्टार्ट करते हैं एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन। आप पूछ रहे हैं कि आपको लुकअप रेंज क्या है, रीजन को मैं ले लेता हूं, सेलेक्ट कर देता हूं और इसको मैं फिक्स कर देता हूं क्योंकि जब मैं नीचे कॉपी करूंगा तो ये चेंज ना हो। इसको एब्सोल्यूट कर दिया, कोमा। टेबल एरे वो आपसे पूछ रहा है कि आपका टेबल कहाँ है। टेबल आपका चूंकि रीजन है तो रीजन से स्टार्ट लेते हैं और इस डेटा को हम सारा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी एब्सोल्यूट कर लेते हैं यानी फिक्स कर देते हैं ताकि ये भी चेंज ना हो। अब ये पूछ रहा है कि कॉलम नंबर, रो नंबर क्या है, मतलब कि अगर आप एक और ए रो से शुरू कर किया अपना डेटा यानी हेडिंग्स आपके ए रो में, तो फिर ये सेकंड को रो होगी, ये थर्ड रो होगी, ये फोर्थ रो होगी, ये फिफ्थ रो होगी, ये सिक्स रो होगी, ये 7 रो होगी। हम सेकंड रो ही ले लेते हैं जो कराची है, उसी को ले लेते हैं, सेकंड कोमा देन 0 ब्रैकेट क्लोज और इसने बता दिया मैं कराची। तो अगर इसको ही अगर मैं इसके एब्सोल्यूट रेफरेंस को हटा के इसी को मैं यहां कॉपी करता हूं तो देखिए इसका पूरा डेटा आ गया, कराची इज 03448, अबू तराब सलमान एम मुस्लिम, और ये इसका डेटा पूरा का पूरा आ गया। तो ये तो होता है एच लुकअप। ये सारी चीजें सीखी होंगी, तो अगर आपने इसमें कुछ सीखा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों में शेयर करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।